Assalamu alaikum to all of you. Welcome to another lecture on operations research. In the last lecture we have discussed about Big M method. Last lecture में Big M method को हम लोगों ने डिटेल से डिस्कस किया था और इसमें हम लोगों ने एक प्रॉब्लम भी सॉल्व किया था। आई होप कि आप लोगों को वो लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा और कुछ टैबलों के ऊपर काम किया था, कुछ जो बेसिक स्ट्रक्चर था एम टेक्निक मेथड का उसके हवाले से हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। और जो अभी का लेक्चर है, जो आज का लेक्चर है, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे टू फेज मेथड को और देखेंगे कि टू फेज मेथड जो है वो किस तरह से वर्कआउट करता है। इन द एम टेक्निक मेथड द यूज ऑफ द पेनाल्टी एम कैन बी रिजल्ट इन कंप्यूटर राउंड ऑफ एरर। बेसिकली जब हम लोग एम टेक्निक मेथड को यूज़ करते हैं और m एज अ कांस्टेंट हम लोग यूज़ करते हैं, यानी कि अगर हम m को कोई वैल्यू असाइन नहीं कर रहे और फॉर एग्जांपल अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि आप लीनियर प्रोग्रामिंग की कंप्यूटर पे प्रोग्रामिंग कर लें, तो ऑब्वियसली जो कंप्यूटर है वो जो m कांस्टेंट है वो डेफिनेटली वहाँ पे वो एरर होगा इस कांस्टेंट की वजह से। तो क्योंकि ये एनालिटिकल जो उसमें सॉल्यूशंस होते हैं, आपके पास जो कंप्यूटर्स होते हैं, उनमें आप कांस्टेंट की कोई ना कोई वैल्यू आपको देनी पड़ती है। तो अगर आप एज इट इज़ एम ही रखेंगे, यानी कि मेथड का प्रोग्रामिंग कर रहे हैं और आप एज इट इज़ एम ही रख रहे हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पे कंप्यूटर में ये राउंड ऑफ एरर ज़रूर आ जाएगा। तो इस एरर को ओवरकम करने के लिए द टू फेज मेथड एलिमिनेट्स द यूज ऑफ कांस्टेंट एम। एंड टू फेज में हम लोग कांस्टेंट एम को यूज नहीं करते, एज द नेम सजेस्ट द मेथड सॉल्व्स लीनियर प्रोग्रामिंग इन टू फेजेस। लेकिन जो टू फेज है उसमें अब हमारे पास दो स्टेजेस होंगी, यानी कि एम टेक्निक मेथड में हम लोगों ने सिंपली एक एम वेरिएबल ऐड किया, कुछ आर्टिफिशियल वेरिएबल्स ऐड किए। ये लास्ट लेक्चर में हम लोग डिटेल से इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से जो एम टेक्निक मेथड है वो आपका वर्कआउट कर रहा होता है। लेकिन जो टू फेज मेथड है इसमें आपके पास दो फेजेस होते हैं, यानी कि ये दो फेज में काम करेगा। एक तो फेज वन है और एक फेज टू है। इसमें अब डिस्कस करते हैं कि ये मेथड जो है वो किस तरह से फेज वन में क्या करना है और फेज टू में क्या करना है, या फेज वन किस तरह से काम करता है और फेज टू किस तरह से आपका काम करेगा। तो आ जाए इस लेक्चर में ये देखते हैं हम लोग। टू फेज मेथड में आप फेज वन में अटेम्प्ट टू फाइंड द स्टार्टिंग बेसिक फीजिबल सोल्यूशन एंड इफ वन इज फाउंड। सबसे पहले फेज वन में हम बेसिक स्टार्टिंग बेसिक फीजिबल सोल्यूशन को फाइंड करेंगे अगर होगा तो, और इन फेज टू इज इन्वोक्ड टू सॉल्व द ओरिजिनल प्रॉब्लम। और फेज टू में हम लोग जो है वो ओरिजिनल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। यानी सबसे पहले हम फेज वन अप्लाई करेंगे, अगर फेज वन में हमें स्टार्टिंग बेसिक फीजिबल सोल्यूशन मिलता है तो देन वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द फेज टू। अदरवाइज इफ देयर इज नो बेसिक फीजिबल सोल्यूशन इन फेज वन, इट मीन्स वी हैव टू स्टॉप देयर। phase 1, what we are going to do basically in phase 1, put the problem in equation form। सबसे पहले प्रॉब्लम को इक्वेशन फॉर्म में चेंज करेंगे and add any necessary artificial variable to constraints exactly as in the m technique method। artificial variable जैसे हम लोगों ने ऐड किए थे बिल्कुल वैसे ही हम लोग, अगर इक्वलिटी है या ग्रेटर देन साइन है तो हम आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करेंगे टू सिक्योर स्टार्टिंग बेसिक सोल्यूशन, बेसिक सोल्यूशन को ऑब्टेन करने के लिए। ये काम हम लोग करेंगे। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि वहाँ पे हम लोगों ने एम ऐड किया था, यहाँ पे एम ऐड नहीं करेंगे हम लोग, यहाँ पे सिर्फ आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करेंगे। आर्टिफिशियल वेरिएबल आप ए कर सकते हैं, बी कर सकते हैं, कोई भी कांस्टेंट जो आपको अच्छा लगे आप यूज़ कर सकते हैं। जब आपने आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड कर लिया, नेक्स्ट फाइंड अ बेसिक सोल्यूशन ऑफ द रिजल्टिंग इक्वेशन दैट ऑलवेज मिनिमाइज द सम ऑफ आर्टिफिशियल वेरिएबल्स। तो जब आपने आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड किए हैं फेज वन में, तो नेक्स्ट आपने क्या करना है, तो आपने जो आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड किए हैं तो उन इक्वेशंस को ऑलवेज मिनिमाइज करना है, उनके सम को, ये याद रख लें, ऑलवेज मिनिमाइज करना है। यानी कि जब हम लोग फर्स्ट फेज अप्लाई करेंगे फेज वन मेथड में, तो जब हम लोग जो आर्टिफिशियल वेरिएबल्स हैं उनकी मिनिमाइजेशन करेंगे, इफ़ दे आर इक्वल टू जीरो, अगर वो मिनिमाइज हो जाते हैं यानी कि जीरो आ जाता है उनका रिजल्ट, तो फेज वन हमारा जो है इनिशियल बेसिक फीजिबल सोल्यूशन है। अगर वो जीरो नहीं आता तो इसका मतलब हम फेज टू में अटैम्प्ट नहीं करेंगे, फेज वन पे स्टॉप कर लेंगे। रिगार्डलेस ऑफ द वेदर द एलपी इज मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे जो आपकी लीनियर प्रोग्रामिंग है वो मैक्सिमाइजेशन की हो या मिनिमाइजेशन की हो, यानी दोनों ही केसेस में आपने फेज वन में मिनिमाइजेशन करनी होती है। इफ द मिनिमम वैल्यू ऑफ द सम इज पॉजिटिव द एलपी प्रॉब्लम हैज नॉट नो फीजिबल सॉल्यूशन। यानी कि अगर मिनिमम वैल्यू पॉजिटिव है यानी कि ग्रेटर देन जीरो है तो उसमें फीजिबल सॉल्यूशन नहीं है। अगर वो इक्वल टू जीरो आ जाती है, मिनिमाइज हो जाती है, इक्वल टू जीरो आती है, तो फिर हम फेज टू पे मूव करेंगे। ये पॉइंट आप
नोट कर लीजिएगा, जब आप प्रॉब्लम करेंगे तो आप देखेंगे भी इस चीज़ को। फेज 2 में क्या करना होता है, जब आपने फेज 1 कंप्लीट कर लिया, यूज द फीजिबल सॉल्यूशन फ्रॉम द फेज 1 एज अ स्टार्टिंग बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन फॉर द ओरिजिनल प्रॉब्लम। जो फेज 1 में हम लोगों ने बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन लिया है, बनाया है, वो हम लोग फेज 2 के लिए उसी फीजिबल सॉल्यूशन को यूज करेंगे। कंस्ट्रेंट्स जो है वो ओरिजिनल प्रॉब्लम के यूज कर लेंगे और इसको एज इट इज मिनिमाइज कर लेंगे, जैसे आपने एम टेक्निक मेथड में या आपने जिस तरह से सिंप्लेक्स मेथड में मिनिमाइजेशन की थी, सेम प्रोसीजर पे ये वर्कआउट करेगा। तो एक एग्जांपल है, बहुत आसान सा एक एग्जांपल है, वेरी सिंपल एग्जांपल वी हैव, फॉर एग्जांपल वी हैव गोइंग टू मिनिमाइज सम प्रॉब्लम दैट इज इज इक्वल टू 4x1 प्लस x2 सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स 3x1, इक्वलिटी कंस्ट्रेंट है, सेकंड ग्रेटर देन है, थर्ड लेस देन है। तो ऑब्वियसली व्हाट वी आर गोइंग टू डू, बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू ट्रांसफॉर्म दैट इक्वेशंस इनइक्वालिटीज इनटू इक्वेशंस। तो आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड होंगे। तो ये देखिए यहाँ पे फेज 1 में हम लोगों ने मिनिमाइजेशन करनी है और इसको हमने, चाहे ये प्रॉब्लम चाहे मिनिमाइजेशन का हो चाहे मैक्सिमाइजेशन का हो, लेकिन फेज 1 में आपने मिनिमाइजेशन ही करनी होती है। तो मिनिमाइजेशन ऑफ, यानी कि जो आपका आर, जो आर्टिफिशियल वेरिएबल आपने ऐड किए हैं, उनका हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया है आर इज इक्वल टू R1 प्लस R2। अब हम इसको मिनिमाइज करेंगे। अब मिनिमाइज कैसे करेंगे वो आप देख लीजिएगा किस तरह से मिनिमाइज ये होगा। तो मिनिमाइजेशन में आपने क्या कर दिया है, सबसे पहले जो R1 और R2 है ये राइट साइड पे है, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे, इक्वल टू 0 हो जाएगा। और कंस्ट्रेंट एज इट इज, जैसे आपने सिंप्लेक्स का टैब्लो बनाया है, आपने टैब्लो बना लेना है। ये आपने सिंप्लेक्स का जैसे हम लोग टैब्लो बनाते हैं वो आप लोगों ने बना लिया। तो हमारे पास यहाँ पे जो बेसिक वेरिएबल्स हैं, आर्टिफिशियल वेरिएबल्स जो हमें पता है हम लोगों ने ऐड किए हैं, या जो आपने यहाँ पे x4 जो है वो आपका, अगर आप देखेंगे यहाँ पे x4 आपका स्लैक वेरिएबल था बेसिकली। तो जो स्लैक वेरिएबल आपने यहाँ पे ऐड किया है वो भी आपका बेसिक वेरिएबल होता है। तो अब सबसे पहले इनिशियल बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन के लिए, अब मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम है ये, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग z को जो है वो आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जब सिंप्लेक्स मेथड स्टार्ट किया तो हम लोगों ने z की ऑप्टिमलिटी चेक की थी कि क्या z ऑप्टिमल है या नहीं है। अगर हम लोग हमारे x1 x2 x3 को 0 पुट करें तो ऑब्वियसली आपको x1 जो r मिलेगा वो यहाँ पे -2 मिलेगा। यानी कि अगर हम यहाँ पे x1 x2 x3 0 पुट करें, जो हमारे बेसिक नॉन बेसिक वेरिएबल हैं ऑब्वियसली सिस्टम में, तो अगर हम यहाँ पे आप 0 पुट करें तो आपको r की वैल्यू क्या मिलेगी, -2 है, तो उस तरफ राइट साइड पे ले जाएंगे तो 2 मिल जाएगी। इसका मतलब है r 0 नहीं है, r को हम लोग 0 करेंगे, मिनिमाइज करेंगे। तो अब पहले हम लोग r को कंसिस्टेंट करेंगे। ये बिल्कुल सेम प्रोसीजर है जैसे हम लोगों ने एम टेक्निक मेथड में सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, आपको याद होगा कि हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को पहले चेंज किया था ताकि उसकी वैल्यू बैलेंस हो जाए, उसके बाद बाकी प्रोसीजर हम लोगों ने सिंप्लेक्स वाला स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो ये आपके जो वेरिएबल्स हैं, इनका जो आर्टिफिशियल वेरिएबल आपने ऐड किए हैं, इनका यहाँ पे इफेक्ट सिस्टम में है, पहले इनको 0 करना होगा, उसके बाद हम लोग बाकी प्रोसीजर करेंगे। तो बाकी आपने कंस्ट्रेंट्स जो है वो एज इट इज कॉपी करके यहाँ पे रखें। तो अब आप मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम है तो मिनिमाइजेशन में आप पहले तो जी को करेंगे, उसके बाद हम लोग सिंपली इसमें दूसरा प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। यानी अब आप R1 को मल्टीप्लाई करेंगे, R1 और R2 को, इस दोनों को ऐड करेंगे, R1 प्लस R2 को ऐड करके R में ऐड करेंगे। जब आप R में ऐड करेंगे तो ये वाली रो, ये टर्म आपका 0 हो जाएगा। जब आप इसको इसमें ऐड करेंगे, न्यू जी, सॉरी यहाँ पे नहीं होगा ये ऐड, ये आपका होगा R में ऐड। तो आप जब न्यू R बनाएंगे तो वो किस तरह से आप बनाएंगे, आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ से अरेजर ले लेते हैं, यहाँ पे गलती कर दी है, यहाँ पे इसको अरेज कर लें, और अरेज करने के बाद हम लोग दोबारा से इसको कर लेते हैं। आप ये वैल्यूज सारी उठा के, अगर आपको याद हो तो न्यू जी इज इक्वल टू था माइनस मल्टीप्लाई बाई एम R1 प्लस MR2 या माइनस MR2। लास्ट लेक्चर में अगर आप लोगों को ये कंफ्यूज कर रहा हो तो आप लास्ट लेक्चर की 2 फेज वाली वीडियो देख लें, ताकि हमने इसको अभी 0 करना है। यहाँ पे इसको 0 करने के लिए हम क्या करेंगे, इस रो को और इस रो को दोनों को ऐड करके R में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके पास ऑब्वियसली न्यू R बन जाएगा। ये देखें आपके पास जो है, ये यहाँ पे फार्मूला भी लिखा हुआ है, न्यू R रो इज इक्वल टू, ये आपके पास ये आ गई,
ओल्ड आर रो प्लस 1 इंटू R1 प्लस 1 इंटू R2 में आपने ऐड करके ये चेंज कर दिया। और इसी तरह से ही आपने बिल्कुल जो बाकी आपके कंस्ट्रेंट्स हैं उन पे भी ये ऑपरेशन आप अप्लाई करेंगे, जो भी आपका ऑपरेशन है, क्योंकि हम लोग जब चेंज करते हैं, आपने आर बनाया और उसके बाद हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाई करना है बाय यूजिंग, जैसे आप आराम से बिल्कुल करते हैं, आपका सिंप्लेक्स मेथड आप अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें, बिकॉज आर इज मिनिमम, फेज वन प्रोड्यूस द बेसिक फीजिबल सोल्यूशन x1 इज इक्वल टू 30। ये जो टेबल है ये अभी आपका ऑप्टिमल नहीं है, इसका टेबल जो है यहाँ पे, ये टेबल इसका जो है वो ऑप्टिमल नहीं बना यहाँ पे। तो ये प्रोसीजर आप, ये मैंने वही लिखा है दोबारा से, यहाँ पे आपका जो है x1 जो है वो एज अ इंटरिंग वेरिएबल आ गया, यानी कि यहाँ पे आप पूरा प्रोसीजर अप्लाई करेंगे इस पे। ये वाली चीज़ आप करने के बाद न्यू आर आप इस तरह से बनाएंगे। उसके बाद आप इस पे कंप्लीट प्रोसीजर, जब आप पूरा प्रोसीजर करेंगे, ये बेसिकली जो मैं कर रहा था, ये जो है ये बेसिकली आपकी कंसिस्टेंसी ऑफ आर थी। कंसिस्टेंसी ऑफ आर आप जब करेंगे तो आपको ये रिजल्ट्स मिलेंगे। ये टेबल अलग है, ये अगले कोई आइट्रेशन का टेबल है, आप इसको खुद से ट्राई कीजिएगा। जब आप इसको अप्लाई करेंगे, ये बुक में मैंने एग्जांपल जो है वो हमदे ताहा से लिया है, अगर आप कहें तो मैं आपको वहाँ से भी ये एग्जांपल जो है वो दिखा देता हूँ कि ये किस तरह से है। तो बिकॉज आर की वैल्यू आपके पास 0 आ जाएगी, मैं आपको ले चलता हूँ हमदे ताहा की बुक के पास, तो वहाँ से जो जाके हम लोग जो है वो ये सॉल्यूशन जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह से है। आइए देखते हैं कि जो फेज 2 होगा आपका हमदे ताहा से, वहाँ से कैसे होगा। ये हम हमदे ताहा में पहुँच चुके हैं, ये आपकी हमदे ताहा वाली बुक है। अब आप इसमें देखते हैं कि यहाँ पे आपको जो है वो वीके मैथ 2 फेज मेथड के हवाले से, यहाँ पे अगर आप स्टडी करेंगे इस बुक को, जाके स्टडी ज़रूर कीजिएगा इस बुक को। इस बुक में आपको डिटेल मिल जाएगी, जो मैंने वहाँ पे लिखा है, ये एम टेक्निक मेथड है आपका जो हमने अप्लाई किया है, और ये आपका एम टेक्निक मेथड आ गया, ये आपका 2 फेज मेथड आ गया। तो फेज़ 1 में हम लोगों ने R1 R2 को मिनिमाइज़ किया, तो ये रिजल्ट हमारे पास आए। सबसे पहले हम लोग इसको जो है इन दोनों को ज़ीरो करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने इसको मिनिमाइज़ करना है। तो जब हम इसको मिनिमाइज़ करेंगे तो यहाँ पे आप देखें, फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने जो है जो सिंप्लीफाई इसको किया, तो ये आपके पास आइट्रेशन साइज न्यू जी बना। जब आप इसको ये चेंज करेंगे तो एज एम एंड आर आर सब्ट्रैक्टेड, ये ऐड करने के बाद आपके पास न्यू आर बनेगा। न्यू आर ऑब्वियसली वो चेंज हो जाएगा, और चेंज होने के बाद जो है ये सेम प्रोसीजर फिर आप जब आर को चेंज कर लेंगे, उसके बाद आप इस पे सिंप्लेक्स मेथड का एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे, इंटरिंग वेरिएबल फाइंड करेंगे, लीडिंग वेरिएबल, जो भी आपका प्रोसीजर होता है, जिस तरह से हम लोग इसको प्रोसीजर करते हैं, तो आप इसको सारे को प्रोसीजर को सिंप्लीफाई करेंगे। उसके बाद एट द एंड, ये टेबल इसका एंड नहीं है, ये इसकी मिड, एक जो यहाँ पे स्लाइड में भी आपको नजर आया होगा कि ये उसकी सेंटर की कोई आइट्रेशन है, ये लास्ट नहीं है। जब लास्ट टेबल आपका बनेगा, जब आप इसको ट्राई करेंगे खुद से ऑन पेज सॉल्व करेंगे, तो आपको इन द एंड जो आर है वो आपको यहाँ पे इक्वल टू 0 मिलेगा, यानी कि यहाँ पे कुछ वैल्यूज मिलेंगी। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे भी देख लें, हमारे जो नॉन बेसिक वेरिएबल्स थे वो x1 और x2 थे, अगर आप यहाँ पे पुट करें तो आपको जो है वो आर 0 मिल जाएगा जब आपका ये सेटअप हो जाएगा। ये आप खुद से अटैम्प्ट करेंगे, प्रॉब्लम अटैम्प्ट कीजिएगा। इन द लास्ट, अगर जब आप ये प्रॉब्लम जब आपका एंड होता है, तो आखिर में जो आपको सॉल्यूशंस मिलते हैं वो आपको ये मिलते हैं इसमें से, कि जब फेज 1 कंप्लीट होता है आपका, तो आर जो है वो 0 बन जाता है। तो इसका मतलब है कि फेज 1 जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है बेसिक फीजिबल सोल्यूशन। इन द लास्ट आपके पास x1 35 मिलेगा, x2 65 एंड x4 1 मिलेगा। एट दिस पॉइंट द आर्टिफिशियल वेरिएबल्स हैज कंप्लीटेड देयर मिशन, आर्टिफिशियल वेरिएबल्स का मिशन यहाँ पे खत्म हुआ। एंड नाउ एंड वी कैन एलिमिनेट देयर कॉलम्स ऑल टुगेदर फ्रॉम द टेबलो एंड मूव ऑन द फेज 2। यानी कि यहाँ तक आपने r को 0 कर लिया। इस टेबल में तो नहीं, जो आप खुद से इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका जो r की वैल्यू है वो मिनिमम आपको मिल जाएगी। तो उसके बाद जब इसका फेज 1 कंप्लीट हुआ, तो इन वेरिएबल्स को नेक्स्ट टैब्लो में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये टैब्लो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव फंक्शन में इनका जो इन्फ्लुएंस होगा वो 0 हो जाएगा। अब हम फेज 2 की तरफ मूव करेंगे। फेज 2 में इन द लास्ट जो ओरिजिनल प्रॉब्लम है हमारा, वो जिसको हमने मिनिमाइज करना था वो रखेंगे, जो प्रॉब्लम हमारा मिनिमाइज का था। और जो इसके कंस्ट्रेंट्स हैं वो हम लोग फेज 1 के जो कंस्ट्रेंट्स यहाँ पे एंड हुए हैं वो देखें, ये वाले तो नहीं, ऑब्वियसली जो आप अपना टेबल बनाएंगे उनमें से जो आखिरी कंस्ट्रेंट्स आपको मिलेंगे, यानी कि जो भी यहाँ पे आपके बेसिक वेरिएबल्स बन रहे हैं उनके आप कंस्ट्रेंट्स यहाँ पे लिख देंगे। x1 का कोफिशिएंट, x3 का कोफिशिएंट 3/5, 6/5,
तो ये बिल्कुल यही है, देखें 1/5 और उसके बाद आपको मिला है 0 1 -3/5। तो ये सारा आप इसके कंस्ट्रेंट्स लिखेंगे। अब आप इस पे दोबारा से जो है वो सिंप्लेक्स मेथड का essentially phase 1 has transformed the original constraint equation in a manner that provides a basic starting feasible solution for the problem if one exists. The tableau associated with phase 2 is problem thus given as। तो ये प्रॉब्लम आपका कंप्लीट हुआ। अब आपने फेज 2 में सिंप्लेक्स का एल्गोरिथम आपने अप्लाई करना है। मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम है आप लोगों के पास। तो again, because the basic variable x1 and x2 have non-zero coefficients in the z row, they must be substituted out using the following operation। तो obviously यहाँ पे आपके जो बेसिक वेरिएबल्स हैं वो ये हैं x1 x2 x4। तो यहाँ पे इनके जो जो बेसिक वेरिएबल बेसिकली होते हैं, टेक्निकल पॉइंट ये है कि जो आपके यहाँ पे बेसिक वेरिएबल होते हैं उनके कोफिशिएंट z में 0 होने चाहिए, यानी कंसिस्टेंसी ऑफ z आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो आपके बेसिक वेरिएबल्स हैं, यानी कि ये वाले जो आपके बेसिक वेरिएबल्स हैं इनके यहाँ पे z में कोफिशिएंट इनके हमेशा 0 होने चाहिए, जो कि यहाँ पे 0 नहीं है। तो इसका मतलब है कि पहले हम इनको 0 करेंगे। इनको z करने के लिए 0 करने के लिए हम कंसिस्टेंसी ऑफ z वाला फार्मूला या कंसिस्टेंसी जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया r वाला फॉर्म यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो आप न्यू z फाइंड करेंगे। तो न्यू z कैसे होता है, ओल्ड 0 प्लस, यानी कि इसके जो कोफिशिएंट्स हैं इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे। ऑब्वियसली यहाँ पे इसको 0 करना है तो इस x1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 0 करना है तो -1 से मल्टीप्लाई करके या प्लस ऐसे ही रहने दें, +1 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे तो आपको जो है वो न्यू z मिल जाएगा। न्यू z मिलने के बाद ऑब्वियसली आप फिर जो है वो प्रोसेस अप्लाई करेंगे। न्यू z के बाद आप दोबारा जब z मिल जाएगा फिर आप एंटरिंग वेरिएबल फाइंड करेंगे, लीविंग वेरिएबल फाइंड करेंगे। वो प्रोसीजर जो है वो आप एज इट इज करेंगे। तो यहाँ पे देखें जो आपका z है वो कंस्ट्रेंट्स आपके सेम है बिल्कुल। देखें यहाँ पे डिटेल के साथ ये प्रॉब्लम सॉल्व है। जब आप ये वाला ऑपरेशन करेंगे न्यू z इज इक्वल टू, इसको आप ये वाला ऑपरेशन करेंगे। अगर लास्ट स्टेप में आपको कंफ्यूजन था तो आप यहाँ से देख लीजिएगा। जैसे ही आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको न्यू सी ए वाला मिल जाएगा। अब देखें यहाँ पे आपके पास जो नॉन बेसिक वेरिएबल्स बनते हैं x1 x2 x4 x1 x2 x4, और अगर आप इसको, ये आपके x1 क्या है 3/5 है और x2 आपका 6/5 है, x4 आपका 1/5 है। तो आप अगर x3 इक्वल टू 0 पुट करें और ये इन सब की वैल्यू उठा के इस फंक्शन में पुट करेंगे तो आपको 18/5 मिल जाएगा। यानी कि अगर आप सिंप्लीफाई कर लें, ये देखें 6 और 3 9 और 9 का एलसीएम आएगा 9, 9 9 और 9 18, 18/5। अगर आप चेक करें यहाँ पे x1 x2 x3 क्योंकि हमारा जो है वो नॉन बेसिक है, अगर आप इसको 0 रखें, फॉर एग्जांपल अगर आप z में x3 इक्वल टू 0 रखते हैं तो ये वाला टर्म आपका 0 हो जाएगा कोफिशिएंट x का, क्योंकि x3 की जगह आप 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। और x1 आपका क्या है 3/5, तो x1 में 3/5 पुट करें, 3/5 प्लस 6/5 यानी कि 9/5 और 1 एलसीएम 1 है तो 9 एलसीएम हो जाएगा 9। 9 का टेबल 1 का टेबल 1, 9 पे 1 का टेबल 9 टाइम लगेगा और 9 प्लस 9 दैट इज 18, 18/5। तो ये देखिए 18/5, इसका मतलब अब आपका z कंसिस्टेंट हो गया है। और अब ये प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम है, तो मिनिमाइजेशन में मोस्ट पॉजिटिव नंबर एज अ एंटरिंग वेरिएबल हम लोग लेते हैं। एंटरिंग वेरिएबल अब आप लोगों ने डिसाइड कर लिया। अब आप सिंपली इस पे सिंप्लेक्स का एल्गोरिथम अप्लाई करें और ये जो प्रॉब्लम है इन द लास्ट सिंप्लेक्स एल्गोरिथम हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो ये प्रॉब्लम जो है वो आपका ऑब्वियसली आपका सॉल्व हो जाएगा और इसकी डिटेल्स जो हैं वो आपकी बुक में अवेलेबल हैं। काइंडली इनको देखिएगा, रिव्यू कीजिएगा अच्छे से। और ये आज का लेक्चर था आप लोगों का। आई थिंक इट्स इनफ फॉर द डे। आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए आइडियाज़ के साथ। थैंक यू वेरी मच।